हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस का जो सीरीज़ है 69th बीपीएससी मेंस के लिए, उसमें हम आज अगले क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। और पॉलिटी सेक्शन का जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, इंडियन फेडरेशन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड। अगर हम इंडियन फेडरेशन की बात करते हैं तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड है। अब इसको एक्सप्लेन करना है। Now this is not the first time that this type of question has been asked in BPSC or any other examination if you talk about. This question, you can say the concept behind this question is quite similar and very you can say common in Indian context, and that is, the concept is the nature of Indian Federation. इंडियन फेडरेशन का जो नेचर है, बेसिकली क्वेश्चन यही पूछने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। नाउ फेडरेशन, वी ऑल नो दैट फेडरेशन मीन्स अ डिवीजन ऑफ पावर, और यू कैन से अ वेल डिफाइंड डुअल पॉलिटी और डुअल गवर्नमेंट। नाउ इंडिया डज हैव अ फेडरेशन बिकॉज वी हैव अ डुअल पॉलिटी और डुअल गवर्नमेंट in the form of union government and state governments, but this federation has been not a rigid federation, or you can say not a traditional federation like the United States. This federation has been more inspired from the Canadian Constitution, and that is why the nature of Indian Federation has been questioned, or you can say has been a common debate, because as per some particular experts, it is like a quasi-federal country. Quasi means not completely. Some says that it is a federation in form, but it is unitary in spirit. So क्वेश्चन जब भी है आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन को पूछने का तरीका, ये फ्रेजेस यूज करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल एग्जामिन, और द इंडियन फेडरेशन इज ओनली, यू कैन से द इंडियन फेडरेशन हैज बीन टिल्टेड टुवर्ड्स अ सेंटर। और उसी तरह का ये भी क्वेश्चन एक है कि इंडियन फेडरेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सप्लेन। So basically the demand of the question is we have to analyze and explain the nature of Indian Federation. तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या समझना है कि इस क्वेश्चन में हमें जब फेडरेशन की बात होती है, when we talk about federation, so we will start, because it starts about, the question starts with Indian Federation. So we have to hit all the keywords. So first we will try to explain that how Indian Federation works on, and what are the provisions which are present in the constitution that provides that India is a federation. तो फेडरेशन का आपने डेफिनेशन दिया, और डेफिनेशन में हम डेफिनेशन देने के जस्ट बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम इस फेडरेशन की जब बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि फेडरेशन भी दो तरह का हो सकता है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। सो अ ब्रीफ फ्लो चार्ट दैट इंडिया is of holding together federation, not a coming together federation, because in coming together federation, independent states come together as an agreement and they will form a federation like United States of America. But in holding together federation, what we see is that the constitution devolves the power, or you can say distributes the power between various units, and it is the responsibility of union to hold together all the units of federation. So India, Canada is an example of holding together federation. So a flowchart describing the type of federation in India. Now, this in the body part, now we will first mention those provisions which provides for a federal country. हमारे देश में फेडरेशन है, इसको समझाने के लिए जो प्रोविजंस हैं, कैसे पता चल रहा है कि हम फेडरेशन है, उन पॉइंट्स को आपको पहले लिखना है। अगर हम बात करते हैं तो डुअल पॉलिटी, यानी कि दो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे दिख रहा है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ पावर। व्हेन वी टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ पावर, इट मीन्स दैट द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। सो ये पावर का डिवीजन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट वी विल सी दैट रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है हमारा, रिटन भी है और सुप्रीम भी है। सबसे सुपीरियर हमारे यहाँ पर क्या रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को रखी गई है। फोर्थ इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर, बिकॉज the federal provisions can be amended only
विथ द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स। तो यह भी हमारे फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तो फेडरेशन का फीचर होगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। बाइकैमरलिज्म, वाई बाइकैमरलिज्म? बिकॉज द अपर हाउस इन द पार्लियामेंट दैट इज राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स। तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग? राज्यसभा के थ्रू, इसलिए बाइकैमरलिज्म इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर। एंड देन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कैसे एक फेडरल फीचर है? बिकॉज अगर कोई फेडरेशन के यूनिट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, लाइक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और वेरियस स्टेट्स, तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाली जो अथॉरिटी है उसका इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो एक बिना फेयर और फेवर के कोई ना कोई भी तरह से क्या कर सकता है? डिस्कशन कर सकता है, और आप उसके लिए उसके केस में बेसिकली जजमेंट प्रोवाइड करेगा और एक प्रॉपर सॉल्यूशन देगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। तो ये सारे प्रोविजंस के थ्रू इंडिया में फेडरेशन है, ये हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन हमारे फेडरेशन को, मैंने कहा कि ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फेडरेशन नहीं है, ये यूएस जैसा नहीं है, कनाडा को रिजेंबल कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में पहले तो सारे फेडरल फीचर्स नहीं हैं, नॉट फेडरल, आप कह सकते हो नॉन फेडरल अगर हम लोग बात करें, जो कि हमारे देश में दिखेगा जो सर्कमस्टांस। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि वैसे फीचर जो यूएस में तो हैं बट इंडिया में नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से फेडरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल डुअल सिटीजनशिप एंड डुअल कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में आपको दिखेगा कि दो सिटीजनशिप दी जाती है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, और साथ ही साथ 2 कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, स्टेट्स का अपना, सेंटर यूनियन का अपना। नेक्स्ट वी विल सी दैट सेपरेट जुडिशियरी, वहाँ पर स्टेट्स का अपना जुडिशरी का सिस्टम अलग है और फिर एक फेडरल कोर्ट अलग है, बट हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है, तो सेपरेट जुडिशरी भी इंडिया में नहीं देखने को मिल रहा है। देन वी टॉक अबाउट रेसिडुअरी पावर, जो बचे हुए पावर होते हैं जो किसी लिस्ट में नहीं लिखे हैं, उसको एक फेडरल कंट्री में स्टेट्स के पास दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में ये सेंटर के पास है। तो यहाँ पर भी एक हम लोग को इशू दिख रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, कहाँ पर? अपर हाउस में। जैसे वहाँ पर अगर हम बात करेंगे, सेनेट जो अपर हाउस है यूएस का, वहाँ पर हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो 50 अगर स्टेट्स है तो 100 सीट सेनेट में है। लेकिन आपके यहाँ जो राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है, तो इसीलिए हम लोग क्या समझेंगे कि ये भी हमारे यहाँ ये फेडरल फीचर भी नहीं देखने को मिलता है। तो दीज आर सर्टेन फेडरल फीचर्स विच आर नॉट फाउंड इन इंडिया। तो इस कारण से भी हम पूरी तरह से फेडरल नहीं होंगे। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो। हमारे कंट्री में आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा देखेंगे कि बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी दिए गए हैं, एंड दैट इज वाई द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट, और यू कैन से द क्वेश्चंस हैव बीन continuously being asked on the nature of federation. So now we will connect a line. After going through these points, we will connect that the Indian Federation has been, you can say, pointed out or criticized to be quasi-federal in nature or moving towards a center, or you can say the question which asks that it is constitutionally oriented towards central government because it also has various unitary features. और फिर आप यहाँ पर अब यूनिटरी फीचर्स लिख देंगे और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे हम बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आर्टिकल 3 के अंदर पावर है कि यूनियन किसी भी स्टेट्स का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल लाइक यूएस। हमारे यहाँ स्टेट्स का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है, यूनियन कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो मोर पावर्स विथ सेंटर। देन वी टॉक अबाउट, अगर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होने के अलावा रेसिडुअरी पावर हमने देखा कि इंडिया में किसके पास है? सेंटर के पास है। फिर हम लोग समझेंगे अगर, तो आपको दिखेगा इमरजेंसी प्रोविज़न। क्यों इमरजेंसी प्रोविज़न? क्योंकि जो भी नॉर्मली भी हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, इमरजेंसी लगने के टाइम पर ये पूरी तरह से यूनिटरी में शिफ्ट हो जाता है, ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक इशू है। देन गवर्नर, सो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, जबकि वो स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और उनका सेंटर अपॉइंटमेंट करके उनको भेज रही है।
and sometimes it is criticized that the governor starts acting as the agent of the center in the states, so that will also compromise the federal structure, and this is an unitary feature. Integrated judiciary, that means कि the judiciary is integrated, that it simply says that we have a integrated judiciary with Supreme Court at the top, High Courts below it and subordinate courts at the bottom level. तो ये भी हमारा एक क्या है, यूनिटरी फीचर हम लोग मान के चलेंगे इस चीज़ को भी। तो ये फीचर्स जब हम लोग देखते हैं तो इतने सारे यूनिटरी फीचर्स होने के कारण ही हमारे फेडरेशन को कहा गया है दैट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज इट गिव्स more power to the center as compared to the states. Now, in the conclusion part, what we are going to write, we have to justify this scheme, that why India did not adopt a strictly federal nation or a strictly unitary country like Britain. Rather, we chose to follow a system which was prevalent in Canada. We have to justify that, and that can be justified using the Constituent Assembly debates. तो यहाँ पर हमारा conclusion में हम लोग Constituent Assembly के जो debates हैं उसके basis पे इसको justify करेंगे। Constituent Assembly के debates की अगर हम लोग बात करें तो हमें ये चीज़ समझना था कि जो country के अंदर more than 550 princely states और provinces के बीच में जिस country का division था उसको as हम लोग अगर जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत थी जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चले। तो क्या चीज़ के ऊपर बैलेंस चाहिए था? स्टेट्स की ऑटोनॉमी और साथ ही साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो स्टेट्स को भी हमको ऑटोनॉमस बनाना था, पावर्स देने थे, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि देश की इंटीग्रिटी खतरे में चले जाए, यूनिटी खतरे में चले जाए। क्योंकि अगर हम लोग यूएस जैसा पूरा सिस्टम रखते जहां पर स्टेट्स को इवन ऑटोनॉमी थी कि वो सेसेशन अलग भी हो सकते हैं, तो इट कुड हैव लेड टू द बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अवॉइड करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहाँ पे स्टेट्स ऑटोनॉमस रहें बट सेंटर ऐसी टेंडेंसीज को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो ताकि वो उनको कंट्रोल और होल्ड कर सके। B.R. Ambedkar also rightly justified that Indian, you can say, constitution has been made quite flexible and it can shift between unitary and federal as per the time and need of the society. तो आप वो भी यूज करेंगे कंक्लूजन में। और लास्टली the Supreme Court judgment in S.R. Bommai case where Supreme Court has held that this federalism or this type of Indian federalism is part of basic structure. So आप इसके साथ इसको एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का, इसी को आपको अरेंज करके एक अच्छे फॉर्मेट में तैयार करना है और फिर इसको आप टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं। आपको यूज़र नेम पता है Nihit1508। अगर कोई डाउट है तो देन यू कैन कमेंट और ये आंसर लिखकर आप इसको भेजेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।